हम बात करते हैं प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन इतिहास का भाग चल रहा था तो हमारा उसमें अंतिम पार्ट रह गया था दक्षिण भारत के इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास में कई सारे जो राजा हुए और वंश हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। जहाँ तक देखते हैं अगर एक पार्ट में होता है तो ठीक है, नहीं अगले पार्ट में देखेंगे। अब देखिए इसमें देखते हैं दक्षिण भारत के इतिहास में तो कहाँ से शुरू होता है। दक्षिण भारत के जो इतिहास है आ संस्कृति के प्रसार से अगस्त ऋषि या फिर कौटिल्य ऋषि के द्वारा दिया गया था, जो क्या था दक्षिण भारत में आ संस्कृति के प्रसार के लिए। अब दक्षिण की संस्कृति का ज्ञान संगम साहित्य से प्राप्त होता है। संगम साहित्य जो कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक लिखा गया था। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर समकालीन जो दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंशों में चोल, चेर और पांड्य राजा थे उनके बारे में वर्णन मिलता है। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख से चोल, चेर और पांड्य राजाओं का उल्लेख मिलता है। यूनानी यात्री मेगनीस्थी था और मेगनीस्थी ने भी पांड्य राज का उल्लेख किया है और जहाँ पर उसने कहा है कि 7 वर्ष की माताएं मिलती हैं और इसे उसने मोतियों का देश भी कहा है मेगनीस्थी ने। इससे यहाँ की स्त्रियों की अच्छी माँ सत्तावक राज होने के संकेत मिलते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीन संगम हुए और उनमें साहित्य का भी प्रकाशन हुआ। और इसके अलावा देखते हैं कि संगम का मतलब क्या होता है। समन्वय या फिर विद्वान होते मिलने का स्थान होता है, उससे बोलते हैं संगम। साहित्य के आधार पर 3 संगम या फिर परिषदें हुई जो कि निम्न है। कौन कौन सी परिषदें हुई देखते हैं। संगम और देखो कौन कौन से संगम हुए, संगम का इतिहासकार कौन है और अध्यक्ष कौन है और साहित्य कौन सा होना। प्रथम संगम हुआ था मदुरा में हुआ था और अगस्त यहाँ पर अगस्ती निगाह इसके अध्यक्ष थे और कोई इतिहास यहाँ पर कोई साहित्य नहीं लिखा गया। द्वितीय संगम में हुआ था कापड़पुरम यहाँ पर अवेले में हुआ था। अगस्त यहाँ पर अगस्तीनियार या बाद में तोलकप्पयम यहाँ पे जो अध्यक्ष बने। इस संगम में एकमात्र रचना तोलकप्पयम की गई थी। तोलकप्पयम की मिलती है तो ये देखिए तो एक मतलब। और तीसरा संगम होता है उसे बोलते हैं तृतीय संगम। ये कहाँ हुआ था, उत्तरी मद्रास में हुआ था। नक्कीकार थे यहाँ पे अध्यक्ष। इसमें 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे गए थे। एनतुपे के इसमें 8 गीतों का संग्रह है और पलतुपे के इसमें 10 गीतों का संग्रह है और पदेन कीलन कुत इसमें 18 गीतों का संग्रह है। संगम तमिल कवियों में पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुई थी। जो संगम तमिल कवियों में पांड्य राजाओं के संरक्षण में जो संगम हुए थे वो तमिल राजाओं के जो तमिल राजा थे पांड्य उनके संरक्षण में हुआ था। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो परिषदें हुई थी वो परंपराओं के अनुसार 9,900 सालों तक चलती रही तो और इसमें 8,598 कमी थी और 197 यहाँ के राजाओं को संरक्षण में भाग दिया था। इन संग्रहों के अतिरिक्त तृतीय संगम में 3 बड़े जो महाग्रंथ लिखे गए थे उन्होंने देखते हैं कौन कौन से लिखे गए थे। शिल्पादिक्रम देखते थे इसमें क्या है क्या नहीं है इसके बारे में रखा है। ये प्रथम महाकाव्य था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नुपुर की कहानी। इसकी रचना इलियागो आदिगल ने की है और यह कोवन, माधवी और कर्णी की कथा है, कड़ंगी की कथा है, जिसमें मदुरा को कड़ंगी का सांप के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। मदुरा को कड़ंगी सांप द्वारा नष्ट कर दिया जाता है तथा स्वयं चेर राज में जाकर के सती हो जाती है। कोवलन की मृत्यु के बाद माधवी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेती है और तमिल काव्य इलियड कहा जाता है जिसे। अब आता है मणिमेखलम। मणिमेखलम इसकी रचना मदुरा के बौद्ध व्यापारी शीतले सतनान ने की है और इसे शिल्पादिकारम से आगे की कथा माना जाता है। मणिमेखले जो कोवलन था और माधवी की पुत्री आगे चल करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेती है। इसे साहस की कहानी भी कहा जाता है। तमिल काव्य का उड़ीसी भी कहा जाता है इसको। फिर अगला है जीवक चिंतामणि। इसकी रचना तरुक देवर के द्वारा की गई थी। इसका नायक जीवक है। प्रतिवर्ष यह युद्ध अभियान पर जाता है और हर एक विजय के बाद नया व्यवहार करता है। अंत में राजपाट त्याग करके जैन भिक्षु बन जाता है। इस ग्रंथ को मणिनूल भी कहा जाता है। और नंबर 4 तोलकप्पियम यह व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना तोलकप्पियाद ने की थी। क्रूर यह तमिल का वेद या फिर पंचम वेद है। यह तमिल की बाइबल कहा जाता है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और संतुलित संयोजन मिलता है। इसकी जो रचयिता हैं
तरु बलूर है। परवर्ती काल में कंबन ने तमिल रामायण लिखी थी और ओवेयर और नचिलियर संगम साहित्य में देखो ओवियर और नचिलियर संगम साहित्य की कौन है कवित्रियाँ हैं ये। संगम साहित्य में कौन कौन से प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। और ये तमिल जो तमिल रामायण है उसको कंबन ने लिखा है, पूछा जाता है अक्सर। अब बात करते हैं पांड्य राजा। पांड्य राजा देखो पांड्य का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, मेगनिस्टिक ग्रंथ में मिलता है। उसने वैसे मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया है, रामायण महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसकी जो राजधानी थी मदुरा थी और वेगई नदी के किनारे स्थित थी। इसका राज्य की चिन्ह मछली था। नेडियोन इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसने पहरूनी नदी का निर्माण कराया था व समुद्र की पूजा की थी, समुद्र पूजा प्रारंभ की थी। नेडून जेलियन इस वंश का एक अन्य प्रमुख शासक था जिसके समय में कोलबन की त्रासदी हुई थी। कोलबन क्या था जो आपने देखा वो अभी ग्रंथ पढ़े उसमें नाम आया था इसका, बाकी कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। संगम साहित्य पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित की गई थी और कोरकाई इनकी प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है पांडवों की। इसके अलावा आता है चेर वंश। चेर वंश में देखें इसमें प्राचीनतम वंश है। इसकी राजधानी बंजी यहाँ पर कुरुबड़ थी और इसका राज की चिन्ह धनुष था। उदयन जेरल इस वंश का तथा संगम साहित्य का प्राचीनतम राजा था। इसने महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया था। देखिए सेन गुदन बन यहाँ पे लालचेर इस वंश का महानतम राजा था। इसके यशगान का प्रसिद्ध कवि पर रण ने किया है। इसके राज में ही जाकर कर्णी सती हुई थी, जिसकी स्मृति में कणंगी का मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने के लिए श्रीलंका के शासक गजबाहु प्रथम ने सहयोग दिया था। मजरिस व तोंडी इसके प्रसिद्ध बंदरगाह थे। ये वर्तमान केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। चोल वंश। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख पांड्य की अष्टाध्यायी में मिलता है और कात्यायन की वार्तिकाओं में मिलता है। चोल का जो चिन्ह था वो बाघ था। इसकी आरंभिक राजधानी कौन सी थी, उत्तरी मंदलूर का, और फिर कालांतर में क्या हो गया था तंजावुर, यहाँ पर ओरेयूर। ओहार यहाँ पर कावेरी पट्टनम इसका प्रसिद्ध बंदरगाह था और ओरेयूर सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। और एलोरा प्रथम इस वंश का देखो एलोरा प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था। इसने श्रीलंका पर 50 वर्षों का शासन किया था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक करकाल था, जिसका अर्थ होता है झुस्सी टांगों वाला, और इसने श्रीलंका को जीता था और वहाँ 12,000 से अधिक बंदियों को पकड़कर कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। करकाल के बाद चोलों का पतन हो गया था और 9वीं शताब्दी में चोलों का पुनः स्थापना हुई। चोलों की दोबारा स्थापना होती है। चोल प्रशासन विशेष रूप से संगम प्रशासन का स्थानीय प्रशासन के लिए जाना जाता है। ये पूछा जाता है चोलों का कौन सा प्रशासन था, स्थानीय प्रशासन था। ये क्वेश्चन आता है देखकर। अब देखो चालुक्य वंश जो अनवाड़ है और वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, बेगी के चालुक्य। अब वातापी के चालुक्य देखते हैं। वातापी के चालुक्यों में वाकाटक के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा। इस वंश का संस्थापक जयसिंह था। वातापी की चालुक्य की राजधानी कर्नाटक के बीजापुर के जिले में स्थित वातापी या फिर बादामी, वर्तमान में बादामी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, कौन से पढ़ना है, वातापी के चालुक्य। पुलकेशियन प्रथम इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ। इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। इस वंश का शक्तिशाली राजा पुलकेशियन द्वितीय था, जिसके विषय में अहल प्रशस्ति अभिलेख है। इसकी जानकारी इसके दवारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा। ये पूछा क्वेश्चन ये आता है कि ये अहल अभिलेख है ये किसने बनाया था, तो यह है पुलकेशियन द्वितीय का दवारी कवि था, रवि कीर्ति इसने बनाया है। ये क्वेश्चन आएगा। और किसका था, पुलकेशियन द्वितीय का। इससे पता चलता है किससे इसके अहल अभिलेख से कि पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्ष को, राजा जो हर्ष था वर्धन वंश का, उसे पराजित किया था और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और जिनेंद्र का गोमती मंदिर का निर्माण पुलकेशियन द्वितीय ने कराया था। जिनेंद्र का गोमती मंदिर का निर्माण पुलकेशियन द्वितीय ने कराया था। और पुलकेशियन द्वितीय ने दक्षिणा परेश्वर की उपाधि धारण की थी
वह अग्निष्ठ यज्ञ का संपन्न कराया था। मुस्लिम इतिहासकार ताबरी के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना दूत मंडल भेजा था। अभिलेखी प्रमाण के अनुसार पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था तथा मार डाला था और तथा वातापी कौंड की उपाधि भी धारण की थी नरसिंहवर्मन पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने। अहलकुल मंदिरों का शेड कहा जाता है। इसमें एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, पुलकेशिन द्वितीय जिसका अभिलेख और रवि की तीन स्थापना की। अब बेगी के चालुक्य। अब देखो पुलकेशिन द्वितीय थे, उसके भाई थे विष्णुवर्धन। तो विष्णुवर्धन ने क्या किया, जो बेगी के चालुक्य थे उसकी स्थापना की थी। ये खत्म हो गया। अब आते हैं कल्याणी के चालुक्य। अब कल्याणी के चालुक्य में प्रारंभ में राष्ट्रकूट के सामंत रहे थे। तेलव द्वितीय ने इस राष्ट्रकूट शासक कर्क की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। तेलव द्वितीय ने परमा शासक मुंज पर 6 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 6 बार, पर असफल हुए थे। 7वीं बार मुंज को कैद बना करके मानखेट लाया, मानखेट और जहाँ उसकी हत्या कर दी। ठीक है ना। किसने? जो चालुक्य थे कल्याणी के, उन्होंने तेलव द्वितीय ने मुंज को। विक्रमाषष्ठ इस वंश का महानतम शासक था, जिसने 1076 ईसा पूर्व में चालुक्य विक्रम संवत चलाया था और विक्रम षष्ठ के दरबार में बिल्हण रहते थे तथा विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान रहते थे। बिल्हण ने विक्रमदेव चरित और विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका मिताक्षरा लिखी थी। ठीक है ना। मिताक्षरा 2 हैं शायद, एक ही है, जो भी है। सोमेश्वर तृतीय इस वंश का एक अन्य महत्वपूर्ण शासक था, जिसने स्थापित कला का प्रसिद्ध पुस्तक मान सोलालस लिखी है। ठीक है ना। आता पल्लव शासक। पल्लव शासक कांची के पल्लव शासक विषय में जानकारी हर्षण के प्रयाग स्थिति और हैसांग के यात्रा विवरण से मिलती है। पल्लव पहले सातवाहनों के अधीन कार्य करते थे। आगे देखते हैं। पल्लव शासक सिंह विष्णु संस्थापक था। इसकी राजधानी कांची थी। वैश्विक धर्म के ये अनुयायी थे। गीतार्जुन के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इसके पश्चात महेंद्र वर्मन प्रथम शासक बना, जिसके काल में पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत हुई। इसने मतविलास प्रसन्न नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह आरंभ में जैन था, लेकिन बाद में जो तमिल संत थे अप्पयम के प्रभाव में आकर के शैव धर्म ग्रहण कर लिया था महेंद्र वर्मन ने। ठीक है ना। और महेंद्र वर्मन का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि महेंद्र वर्मन ने क्या लिखा था? मतविलास प्रसन्न लिखा था। ठीक है ना। कौन सा धर्म आरंभ कर लिया था? शैव। इसके द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया था। एक नवी शैली की शुरुआत की गई थी, जिसे महेंद्र वर्मन शैली कहा जाता है। इसके अंतर्गत शैल मंदिर बनाए गए थे, शैल मंडप मंदिर बनाए गए थे। नरसिंहवर्मन प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था, जिसने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और वातापी कौंड की राजधानी धारण की थी। वह महामल्ल की उपाधि भी धारण की है। इसने श्रीलंका में अपने पक्षधर शासक मानवर्मन को स्थापित किया था। इसी काल में हैसांग ने कांची की यात्रा की थी और कांची की सुंदरता व भव्यता की प्रशंसा की है हैसांग ने। इसके द्वारा मामल्लपुरम मतलब महाबलीपुरम नामक नगर बसाया गया था। वहाँ सप्तरत्न जो मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जिसे मामल्लम शैली कहा जाता है। और अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय जय सिंह, आगमप्रिय और शंकर भक्त नाम से इसने उपाधि धारण की थी। किसने? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का व महाबलीपुरम के तटीय मंदिर सौर मंदिर का निर्माण कराया था। साथ ही मंदिर निर्माण की एक नवी शैली राज सिंह शैली का प्रारंभ किया था। संस्कृत के प्रख्यात कवि डंडिन इसी के दरबार में रहते थे। आगे चलकर नंदीवर्मन द्वितीय ने कांची के बैकुंठ पेरुमाल मंदिर व मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था और इस मंदिर में जो शैली थी उसकी अपराजिता शैली थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजिता वर्मन था। अब राष्ट्रकूट शासक आते हैं। राष्ट्रकूट प्रारंभ में वातापी के चालुक्य के अधीन कार्य करते थे, लेकिन उनकी शक्ति कमजोर होने पर उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इस वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। इनकी राजधानी मानखेट थी और जो राष्ट्रकूटों की भाषा कन्नड़ थी। दंतीदुर्ग ने मालवा पर अभियान किया और उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया, जिसमें प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। इस वंश के कृष्ण प्रथम था। उसने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था।
ध्रुव जो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रत्याद नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारावर्ष कैसे कहता है, ध्रुव को कहा जाता है। कौन सा शासक था? ये था पल्लव शासक। पल्लव शासक का एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रकूट शासक पल्लव शासक कह रहा है। अब इसके बाद में ध्रुव के बाद उसका पुत्र गोविंद तृतीय त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल एवं प्रतिहार शासक नाभट द्वितीय को पराजित किया था। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड, गंग, करेल शासकों के उनका जो शासक थे उनके संघ को नष्ट कर दिया था। इसके पश्चात अम्भोगवर्ष बहुत अच्छा शासक माना जाता है। इसने उपाधि धारण की थी कविराज की। पूछा जाता है कन्नड़ भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था कविराज, उपाधि नहीं, कविराज की ग्रंथ लिखा था, इसके बारे में पूछा जाता है। वह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने एक जो आदि पुराण के रचनाकार थे जिनसेन और गद्यसार संग्रह के लेखक महावीराचार्य व अमोघवर्ती के लेखक शाक्तयान अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अरबी यात्री सुलेमान ने अमोघवर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल में समाधि लेकर के अपने जीवन का अंत किया था। इंद्र तृतीय इस वंश के अरबी निवासी अल मसूद भारत आया था। मतलब इंद्र तृतीय के समय में अल मसूद भारत आया था और तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। किसने? अल मसूद ने। राष्ट्रकूट इस वंश का अंतिम महान शासक और कृष्ण तृतीय था। और राष्ट्रकूट शासक का अंतिम शासक कौन सा? कृष्ण तृतीय। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौंद रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। पौंद कल्याणी के चालुक्य तैलव द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय की हत्या करके नवीन राजवंश की स्थापना की थी। एलोरा एलिफेंटा जो गुहा मंदिर हैं वो राष्ट्रकूटों के समय की हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं चोल शासक। चोल देखो, एक चोल पहले हो चुके हैं और दूसरे चोल आ गए, ठीक है ना। चोल जो संगम काल में चोल करकाल के समय चरमोत्कर्ष पर थे। फिर 9वीं शताब्दी में चोलों का जन्म हुआ। तो चोल वंश पल्लवों के और जो पल्लव के जो ध्वसाई मतलब जैसे कि पल्लवों के जहाँ पल्लवों ने शासन किया उसी जगह पर इनका विकास हुआ। तो की इनकी स्थापना विजयालय ने 800 से लेकर के 875 ईसा पूर्व में की गई थी तथा इनकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। विजयालय ने केसरी की उपाधि धारण की और तंजौर में ही निसंबुसूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। चोल का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम था एवं आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक अपराजित को पराजित हत्या कर स्थापित किया था। क्या चोलों को स्वतंत्र राज्य पल्लव शासक अपराजित की हत्या कर स्थापित किया था। इसके पश्चात परातन प्रथम शासक बना, जिसके विषय में उत्तर मेरु अभिलेख में जानकारी मिलती है। पूछा जाता है उत्तर मेरु अभिलेख किसका है? चोलों का है। राजपूत शासक कृष्ण तृतीय ने बक्कोलम के युद्ध में परातन प्रथम को पराजित किया था। इसके पश्चात अरिमोल्यवर्मन ने राज प्रथम नाम से गद्दी पर बैठा और उसने 30 वर्ष तक शासन किया था। देखो, अरिमोल्यवर्मन राज प्रथम नाम से गद्दी पर बैठा और 30 वर्ष तक शासन कर रहा है। इसने चेर शासक भास्कर वर्मा और पांड्य शासक अमरभुजन को हराया था। एक विशाल सेना लेकर के श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को जीत लिया। राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया। नव विजित भाग का नाम क्या रखा था इसने? मामुंडी चोलम रखा था। इसकी राजधानी पोलम नुरवा थी। पोलवा नुरवम बनाई गई और इस पोला नुरवा को जननाथ मंगलम कहा गया। ये क्वेश्चन नहीं आते, बहुत वैसे हैं, वैसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन सीधे आते हैं हमेशा। अपने शासन काल के अंतिम दिनों में राजराज प्रथम ने मालदीव को जीता और इसने चीन में एक दूत मंडल भेजा। राजराज प्रथम ने शैलेंद्र शासक श्री विजयोत्तरंग को
नागपट्टनम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनाने के लिए अनुमति प्रदान की थी। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर मंदिर और वैदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था राजराज प्रथम ने। परंतु अपनी धार्मिक सहिष्णुता नीति को परिचय देते हुए उसने राजेश्वर मंदिर में अनेक बौद्ध प्रतिमाओं का अंकन कराया था। जल शासक का सर्वाधिक विस्तार हुआ था जो राजेंद्र प्रथम था उसके काल में 1014 से लेकर के 1046 के बीच में। इसने महेंद्र पंचम को हरा करके संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। उसको कैद कर तंजौर भेजा था, जहां उसने 12 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, जो महेंद्र पंचम था उसके। 1022 ईसा पूर्व में राजेंद्र चोल ने गंगा अभियान किया था और पाल शासक महेपाल को पराजित किया था। इस उपलक्ष्य में वापस आकर के गंगे कोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी और गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी तथा चोल गंगम नामक एक तालाब का निर्माण किया था। उसने बंगाल की खाड़ी में चोल झील, जो बंगाल की खाड़ी थी, उसको चोल झील में तब्दील कर दिया था। शैलेंद्र शासक श्रीमाद विजयो तुरंग को पराजित कर कडारम पर अधिकार कर लिया था और काडरकोंड की उपाधि धारण की थी। इस राज्य के अंतर्गत मलय, जावा, सुमात्रा आदि द्वीप आते थे। इसने अरब शासक के संधि तबूमत लक्षद्वीप को भी जीत लिया था। महान विद्या प्रेमी होने के कारण इसने पंडित चोल की उपाधि धारण की थी। इसने 2 दूत मतलब चीन भेजे थे। इसके पश्चात राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी व वीर राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। इस वंश का अंतिम शासक अधिराज राजेंद्र था, जिसकी भीड़ ने हत्या कर दी थी। इसके पश्चात इस वंश को चोल चालुक्य वंश नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात इस वंश को चोल चालुक्य वंश नाम से जाना जाता है। कुलंगतोल प्रथम चोल चालुक्य वंश का प्रथम शासक था। इसने भूमि को 2 बार माप करके इकाई करवाई। भूमि की माप के लिए पैर की छाप दी। इसके पश्चात विक्रम चोल शासक बना, जिसके अभाव अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल करके चिदम्बरम के नटराज मंदिर का विस्तार करा गया। कुलंगतुल द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया और कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया था। उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण स्थापना करवाई थी। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। संपूर्ण चोल शासक 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडल कहा जाता था। मंडल को कोटम, कोटम को नाडु, नाडु को कुर्राम। इसकी सबसे छोटी इकाई उर थी। मंडल प्रांत कहते थे, कोटम को कमिश्नरी कहते थे, नाडु को जिला और कुर्राम को ग्राम समूह कहते थे और उर को ग्राम कहा जाता था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले जो उच्च अधिकारी होते थे उन्हें पेरुंदम कहते थे और जो निम्न अधिकारी होते थे उन्हें सैरुंदम कहा जाता था। चोल शासन की विशेषता थी ग्रामीण स्थानीय सुशासन। ग्रामों को मुख्यतः 2 प्रकार की संस्था कार्यरत थी। एक उर संस्था थी, एक सभा थी। उर होती थी सामान्य गाँव में कार्यरत संस्था थी। उर की बैठकों में ग्रामवासी भाग लेते थे, जबकि सभा और महासभा थी, अग्रहार थी और ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों में हुआ करती थी। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, जिसे बारियम कहते थे। समिति के सदस्यों का चुनाव लॉटरी पद्धति पे किया जाता था। इसकी प्रमुख समिति इस प्रकार से है। टोटवारियम जो कि उद्यान समिति होती थी और एरेवारियम जो कि तालाब समिति होती थी, पौनवारियम मुद्रा समिति होती थी। इसके लिए एक सूत्र था तुम हो गया, मतलब तालाब समिति हो गई, उद्यान हो गई, मुद्रा हो गई। नहीं, तुम था, ये गलत हो गया, लग गया। ये लिखा था इस तरीके से TUM तुम। अब देखो तालाब के लिए A हो जाएगा, तालाब के नीचे A आ गया, U के लिए कौन सा आ गया, T आ गया फिर, और M के लिए क्या आ गया, मुद्रा के लिए P आ गया, ATP और तुम।
ग्राम सभा को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए भूतन भेगुई कर्मचारी व वर्ग इसे आयंगर कहा जाता है। चोल नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं गिनी जाती हैं। अब ये चोल वंश खत्म हो गया। इसके अलावा आते हैं देवगिरी के यादव। इसकी स्थापना भिल्लन ने की थी। उसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था सिंहण। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। होसाल द्वार समुद्र के होसाल थे। इसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और यादव की यह यादव वंश की एक शाखा थी। होसाल का अंतिम शासक बीर बल्ला तिरथी था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्र में हेलवड थी। वारंगल के काकती, इसकी स्थापना पोलराज द्वितीय ने की थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था और रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज नाम ग्रहण किया था और 35 वर्ष तक शासन किया था। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्रदेव था। मदुरा के पांड। चोल वंश का अंतिम विलय इस राज्य में हो गया था और मारवर्मन सुंदर पांड्य के अधीन पांड्य सत्ता का उत्कर्ष हुआ था। इस वंश का पतन संतुलित काल में हुआ था। कदम वंश की स्थापना मयूरवर्मन ने की थी। इसकी राजधानी बनवासी थी। गंग वंश, इसकी स्थापना कोंकणी वर्मा ने की थी। इसकी राजधानी तलकड़ थी। ये प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं।